नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। ममता बनर्जी को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोलकाता हाई कोर्ट ने टीएमसी की तरफ से दायर की गई उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें ईडी के अधिकारियों पर आरोप लगाए गए थे कि उन्होंने टीएमसी के चुनाव से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स शायद अपने कब्जे में कर लिए हैं और उनकी संवेदनशीलता को देखते हुए ये याचिका दाखिल करते हुए एक पेशबंदी की गई थी एक्चुअल में, क्योंकि ईडी भी हाई कोर्ट गई थी और उसने कहा था कि जिस समय दो जगहों पर रेड चल रही थी, कोयला घोटाले से संबंधित कोयले की तस्करी से पैदा की गई जो पैदा किया गया जो काला धन था, उसकी मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के, उसके धन शोधन के मामले को लेकर के, मुकदमे को लेकर के दो जगहों पर उनकी रेड चल रही थी। प्रतीक जैन के घर पर और दफ्तर पर, जो आईपैक के सीईओ हैं, और बाद में ममता बनर्जी ने कहा कि नहीं नहीं, ये हमारे आईटी सेल के भी प्रमुख हैं, हेड हैं, लिहाजा ये छापे आईपैक पे नहीं थे, ये टीएमसी के ऊपर थे और ये अमित शाह के इशारे पर हुए थे। तो ईडी ने कहा कि जब हम रेड डाल रहे थे तो ममता बनर्जी वहां पहुंची और बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स छीन लिए गए हमारे हाथों से। और वहां पर कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर, उनके सीएमओ के अधिकारी, दूसरे लोग, उन सब के खिलाफ ईडी ने कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। आज क्या हुआ है, जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है एसवी राजू, वो एफपीआर हुए थे ईडी की तरफ से, ममता बनर्जी की तरफ से भी वकील साहिबान थे। वहां पर बहस हुई और एसवी राजू ने कहा कि चूंकि ईडी इस मामले को लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुकी है और ये सुप्रीम कोर्ट में मेरिट पर आने वाला है केस, लिहाजा हाई कोर्ट अभी इसकी सुनवाई को स्थगित कर दे। और ईडी की तरफ से छापे के दौरान जो कुछ हुआ, ममता बनर्जी ने जो कुछ किया, छीना झपटी, डॉक्यूमेंट को लेकर के गई, उसका पूरा ब्यौरा हाई कोर्ट में दिया और ये सुनवाई करने के बाद हाई कोर्ट ने टीएमसी की याचिका को खारिज कर दिया, जो उन्होंने पेशबंदी में ईडी के अधिकारियों पर आरोप लगाए थे उसको। तो यहां से ये मामला कहां जाने वाला है और ममता बनर्जी को जो झटका लगा है, इसके क्या अब प्रभाव देखने को मिल सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जुड़ गए हैं वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब, तो उनको जोड़ करके चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। ये ममता बनर्जी के लिए एक बड़ा झटका है। उन्होंने पेशबंदी करने की कोशिश की थी, उधर सुप्रीम कोर्ट में भी कैविएट दाखिल कर रखी है और कहा कि हमारा पक्ष बिना सुने एक तरफा आदेश सुप्रीम कोर्ट ना सुनाए। ये पूरा प्रकरण तो एकदम खुला हुआ है साहब, सबके सामने है। ममता बनर्जी ने क्या किया है, ये पूरे देश ने कैमरों पर देखा है। सबसे चमत्कारिक बात यह है कि जो एग्रीव पार्टी है, जिसको ये शिकायत होनी चाहिए कि मेरे यहाँ रेड हुई और रेड जो है अवैधानिक थी, वो पार्टी गायब थी कोर्ट से। तृणमूल कांग्रेस एग्रीव पार्टी नहीं है, तृणमूल कांग्रेस प्रभावित पक्ष नहीं है, तृणमूल कांग्रेस आईपैक की क्लाइंट है। लेकिन जो कंपनी है जिसके यहाँ रेड हुई और जहां पे ईडी पड़ताल कर रही थी, वो क्यों कोर्ट में मौजूद नहीं थी? ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है। और जब ईडी कह रही है हमने कुछ भी जब्त नहीं किया, और जो कुछ जब्त किया वो ममता बनर्जी ने किया, और उसके बाद जो है हाईकोर्ट ने रिट को खारिज कर दिया, तो और मुझे हैरानी है कि कोर्ट ने इसका संज्ञान नहीं लिया कि भाई आपका लोकस स्टैंडाई क्या है।
तृणमूल कांग्रेस का, उसका कोई वैधानिक आधार है? जब आपके ऊपर कोई रेड, अगर वो टीएमसी के ऑफिस में रेड हुई होती तो ममता बनर्जी के जाने का आधार बनता था। लेकिन जब टीएमसी के दफ्तर में रेड नहीं हुई है और टीएमसी का वकील भी कह रहा है कि वो आईपैक हमारे के पास हमारा डाटा था, तो ये जो है क्या ममता बनर्जी को क्या ये लगता है कि हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और पंचायत कोर्ट सब क्या एक, ये हाई कोर्ट है या पंचायत कोर्ट है? ममता बनर्जी क्या समझती है हाई कोर्ट को? और ईडी से मेरा सवाल ये है कि जब ये मामला था, सरकारी कार्य में बाधा का तो मामला है ही, लेकिन ममता बनर्जी ने जो एज चीफ मिनिस्टर रहते हुए किया, ये केवल एविडेंस को नष्ट करने का गंभीर अपराध है। वो भारतीय न्याय संहिता की धारा 186 में 212 में ये गंभीर मामला बनता है और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ये रेड की गई थी। और पीएमएलए एक्ट के का जो क्लॉज 17 है, उसमें तो बहुत ही कठोर प्राविधान है एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने को लेकर के या जांच कार्य में बाधा डालने को लेकर के। ईडी से मेरा सवाल ये बनता है कि अभी तक ईडी ने इसको लेकर के एफआईआर क्यों नहीं की? और अगर पश्चिम बंगाल की पुलिस, कलकत्ता की पुलिस अगर एफआईआर नहीं कर रही है तो ईडी को ये कंप्लेंट कोर्ट में फाइल करनी चाहिए थी। नहीं, कोर्ट में वो नहीं, कोर्ट में फाइल कर चुकी है, वो एफआईआर की मांग कर चुकी। उसने कहा है कि ममता बनर्जी पर एफआईआर दर्ज की जाए, चीफ सेक्रेटरी पर की जाए, डीजीपी पर की जाए और कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर पर की जाए। ये मांग ईडी की तरफ से ये मांग सुप्रीम कोर्ट में की गई है। तो ये जो आज कलकत्ता हाई कोर्ट में जो हुआ है, और जब भी ये प्रकरण सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में आता है तो ममता बनर्जी के, तो तृणमूल कांग्रेस के वकील को ये प्रश्न का उत्तर देना कठिन होगा कि आप किस हैसियत से सुप्रीम कोर्ट में अपनी पिटीशन लेकर के आए हैं। आप क्या एक प्राइवेट कंपनी के वकील हैं, या तृणमूल कांग्रेस के वकील हैं, या पश्चिम बंगाल सरकार के वकील हैं? किसके वकील हैं आप? और भाई ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट फाइल की है, और कैविएट का अर्थ ये होता है कि ईडी की रिट पे सुनवाई करने के पहले हम, यदि आप सुनवाई करने को तैयार, अगर कोर्ट तैयार होती है और ईडी की याचिका को स्वीकार करती है, तो उसके ऊपर कोई अंतरिम निर्णय देने के पहले हमको भी सुना जाए। बस ये केवल कैविएट इसी बात का नोटिस होता है। तो ये बड़ा अजीब मामला ये जो है ये ममता बनर्जी के खिलाफ जा सकता है। और अगर जो आपने बताया कि ईडी ने एप्लीकेशन फाइल कर रखी है एफआईआर की अगेंस्ट कलकत्ता पुलिस एंड ममता बनर्जी, तो और आज जो कोर्ट में जो हुआ है उससे लगता है कि ईडी की ये एप्लीकेशन अलाउ हो सकती है फॉर एफआईआर अगेंस्ट द कलकत्ता पुलिस एंड ममता बनर्जी, क्योंकि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एनफोर्समेंट एजेंसी की कार्रवाई में बाधा डालेगा। और ये जो एक मुहावरा बना लिया गया है कि ईडी और सीबीआई जो है एनडीए की एलाइज हैं, तो उनको जरा जाके एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की वेबसाइट पे देख लेना चाहिए। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में जितने मामले ईडी ने दायर किए हैं उसमें 95% कन्विक्शन रेट है। यानी 100 मुकदमे अगर दाखिल किए हैं ईडी ने तो 95 में सजा मिली है, कन्विक्शन हुआ है। तो ये कोई ऐसा मामला नहीं है। और उसके अलावा इस देश में कुछ लाख लोग ऐसे होंगे जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के जांच के दायरे में आने की न्यूनतम अर्हता क्वालिफिकेशन रखते हो। मनी लॉन्ड्रिंग कौन करता है? ये आपके जो टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, टॉप पॉलिटिशियन हैं, या टॉप ब्यूरोक्रेट हैं, या जो मिडिलमैन है, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप किसी छोटे मोटे आदमी पे नहीं लगता है। ये बहुत बड़े स्तर के जो आर्थिक अपराधी होते हैं उन्हीं के ऊपर ये मामला हमेशा बनता है। तो ममता बनर्जी के सामने इस सवाल का जवाब बहुत मुश्किल होगा कि जो कंपनी आईपैक मनी लॉन्ड्रिंग केस में इन्वॉल्व है, 2,500 करोड़ रुपए से अधिक के ऊपर का उसके ऊपर घोटाले का आरोप है। और ये घोटाला ईस्टर्न कोल फील्ड्स बंगाल में हुआ है। और इसमें जो घोटाले से पैसा निकला था उसका जो है तृणमूल कांग्रेस ने गोवा असेंबली के चुनाव में उसका इस्तेमाल किया था।
और इस घोटाले के 250 करोड़ रुपए गोवा गए हैं, इसके भी जो है ईडी के पास मनी ट्रेल है। मनी लॉन्ड्रिंग में केवल ईडी को यह एस्टेब्लिश करना होता है कि इसका मनी ट्रेल क्या है। यदि मैं मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हूं और आप मेरे साथी हैं, तो यदि पैसा मेरे एंड से जनरेट हुआ और आप तक कैसे पहुंचा, उसके माध्यम क्या क्या थे, ईडी को केवल ये एस्टेब्लिश करना होता है। और ईडी ये एस्टेब्लिश कर चुकी है, और ईडी इसी मामले में 100 से अधिक रेड भी कर चुकी है, और इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई भी हो चुकी है। हाईकोर्ट ने गो अहेड दिया था ईडी को, कहा था इस मामले का इन्वेस्टिगेशन जारी रहना चाहिए। तो इसमें तो ममता बनर्जी की पार्टी के लोग फंस रहे हैं, खाली मामला आईपैक का नहीं है। और ये आईपैक फर्म जो है, जाने पहचाने, जो हमारे जो अरविंद केजरीवाल के नए समाज सुधारक पैदा हुए, उसके बाद प्रशांत किशोर पांडे जी, जिन्होंने बिहार में नई पार्टी लॉन्च की है, जन स्वराज पार्टी, और वो अभी इलेक्शन लड़े थे, और उनकी 99% सीटों में उनके कैंडिडेट की जमानत जब्त हो गई, उनको एक भी सीट नहीं मिली। ये जो पीके के नाम से मशहूर है प्रशांत किशोर, ये उनकी पार्टी है। तो ये मामला और ममता बनर्जी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के समर्थक वर्ग में हमेशा बड़ी बेचैनी रहती है कि सरकार कुछ कर नहीं रही है, और बीजेपी सॉफ्ट है, मोदी जी बहुत सॉफ्ट है, कुछ कर नहीं रहे हैं। तो मोदी जी को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, जब ममता बनर्जी अपने बनाए हुए फंदे में खुद ही फंस रही है। और अब तो ये बात सामने आ जाएगी कि पूरी तृणमूल कांग्रेस केवल मनी एक्सटॉर्शन रैकेट है, ये पैसा वसूली का गिरोह है, और ये विचार शून्य ये पॉलिटिकल पार्टी है। ये बिना सिम कार्ड का मोबाइल है, और केवल ये जो है स्ट्रीट फाइटर बनती है, और इसके खिलाफ जो है, और इसके पास केवल शिल रिटॉरिक है, भड़कीले और तेज तर्रार नारे हैं, और शब्द आडंबर है, शब्द जाल है, और कोई विजन नहीं है। और केवल जो है गांव गांव, गली गली, हर शहर में जो वहां चलता है टोलाबाजी, हर काम में वसूली। अगर आपको अपने घर में अगर एक टोटी भी लगवानी है, इलेक्ट्रीशियन से बुला के काम कराना है, 500 रुपए का काम है, तो उसमें भी 50 रुपया आपको अपने मोहल्ले का जो आपका गुंडा नेता है टीएमसी का, उसको देना पड़ेगा। ये बात अब खुल के सामने आ गई है धीरे धीरे। और केवल ममता बनर्जी के पास क्योंकि आतंक है, उसके पास पेड गुंडों की फौज है, जिनको जो रोज हजारों रुपए कमाते हैं, और वो हमेशा ममता बनर्जी के नाम पर मरने मारने को तैयार रहते हैं। तो जब तक ममता बनर्जी का ये आतंक बना हुआ था, तो इसका काम चल रहा है। अब जो है ये पाप का घड़ा भर गया है। और मुझे एक आशंका और लग रही है कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग का काम चल रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का, और ममता और जो उसमें 1.5 करोड़ से अधिक लोगों को नोटिस दिया है चुनाव आयोग ने, और सबका वेरिफिकेशन हो रहा है, और सबको जो है चुनाव आयोग के डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर के कार्यालय में आकर के तमाम सवालों का जवाब देना होता है, फॉर्म और तमाम डॉक्यूमेंट पेश करने होते हैं। और जैसे उसमें बार बार डिले हो रहा है, ममता बनर्जी रोज पत्र लिख रही है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, तो अगर और चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद 6 मार्च डेट रखी है फाइनल ड्राफ्ट रोल पब्लिश करने की। मुझे लगता नहीं क्योंकि बंगाल में ये काम तब तक हो पाएगा। अगर ये डिले हुआ तो इस बात की पूरी आशंका है कि वहां पे मार्च के महीने में या अप्रैल के फर्स्ट वीक में चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल असेंबली में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करने में या तो डिले कर सकता है, और हो सकता है कि पश्चिम बंगाल में इसी बहाने लग जाए प्रेसिडेंट रूल, क्योंकि मई के पहले हफ्ते में पश्चिम बंगाल की वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। जी देखिए, ममता बनर्जी ने वो क्यों किया जो आज तक किसी ने नहीं किया। जब से पीएमएलए एक्ट बना है, जब से ईडी की पावर्स बढ़ी हैं, और उसने अलग अलग राज्यों में बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां शुरू की हैं, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि जब वो रेड मार रही हो, चीजों को तहकीकात करने गई हो, तो अचानक किसी राज्य का मुख्यमंत्री वहां पहुंच जाए और जाकर के उनको डराए धमकाए, पुलिस का कमिश्नर साथ में ले जाए, उनके हाथों से डिवाइस छीन ले। डीजीपी भी साथ थे, डीजीपी भी थे। तो ये इतना बड़ा दुस्साहस, इतना बड़ा खतरा उन्होंने लिया
उनको क्या पता नहीं था कि वो अभियुक्त बनाई जा सकती है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है, उनकी गिरफ्तारी तक हो सकती है? देखिए, ऐसा है कि जो गलतफहमी जो जो हमारे अमेरिका के भूरेलाल जी हैं, यानी डोनाल्ड ट्रंप को है कि ही इज चूजन बाय गॉड, वो कुछ खास व्यक्ति हैं, उनके ऊपर गॉड की विशेष कृपा है। तो यही कुछ लगता है भ्रम ममता बनर्जी को अपने बारे में भी है कि वो कोई विष्णु के अवतार हैं और उनको जो है ईश्वर ने विशेष रूप से चुना है कि आइए आप बंगाल का शासन चलाइए और बंगाल का उद्धार करिए, और बंगाल जो है बहुत बुरे हालत में फंसा हुआ है। ममता बनर्जी की का अंत इतना ये मैं तो कहूंगा ये गलती पे गलती कर रही है, और इनका इतना सैड एंड होगा कि ये 35 साल के कम्युनिस्ट पार्टी के शासन को उखाड़ के ममता बनर्जी 2011 में पावर में आई थी, और ममता बनर्जी ने सिंगल हैंडेडली कम्युनिस्ट पार्टी से ये लड़ाई लड़ी थी। और आज ममता बनर्जी ने जो सबसे बड़ी गलती ममता बनर्जी ने की, जिस जिस सीपीएम से वो लड़ करके आई थी, उन्होंने उस सीपीएम का गोल पोस्ट को चेंज नहीं किया, उन्होंने सरकार बनाने के लक्ष्य को उन्होंने रिवाइज नहीं किया, और उन्होंने 100% जो सीपीएम का जो पॉलिटिकल मॉडल था, आतंक का, वसूली का, एक्सटॉर्शन का, हत्याओं का, उसी मॉडल को उन्होंने अपना लिया, और उस मॉडल के जरिए उन्होंने 15 साल पूरे कर लिए हैं। आज उनकी पार्टी का उनका सगा भतीजा जो उनका उत्तराधिकारी है, अभिषेक बनर्जी, वो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ है, उसके खिलाफ ईडी के पास तमाम मामले हैं। बल्कि बीजेपी के ऊपर लोग ये आरोप लगाते हैं कि बीजेपी इतना सॉफ्ट क्यों है अभिषेक बनर्जी के ऊपर। और अगर आज ईडी अगर अभिषेक बनर्जी को गिरफ्तार करके जेल भेज दे, तो फिर एक मामला मिल जाएगा ममता बनर्जी को कि देखो इलेक्शन आ रहा है तो मेरे खिलाफ ये पॉलिटिकल ये वेंडेटा की कार्रवाई हो रही है, राजनीति में बदले की कार्रवाई हो रही है। तो ममता बनर्जी इज ऑन ए वेरी सैड एंड। और मेरा अपना मानना है कि अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जब भी लिस्ट होगा, तो ममता बनर्जी को तमाम एक कठिन सवालों का जवाब देना होगा। तो सबसे बड़ा मामला तो यही है कि जो एग्रीव्ड पार्टी है, जो अफेक्टेड पार्टी है, जो प्रभावित पक्ष है, आईपैक जिसकी यहां रेड हुई, उसका वकील कहां है? तृणमूल कांग्रेस का वकील आईपैक की वकालत किस आधार पे कर रहा है? क्योंकि भाई तृणमूल कांग्रेस तो उसकी क्लाइंट है ना आईपैक की, तो मेन पार्टी तो आईपैक हुई। तो आईपैक और इसमें एक संभावना और है, क्योंकि आईपैक के बारे में पिछले 1 साल से ईडी जांच कर रही है, तो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के समय या उस सुनवाई के दौरान या अगली सुनवाई में आईपैक का भी कच्चा चिट्ठा अब जो है सबके सामने आएगा। तब ममता बनर्जी के लिए अपना बचाव करना और कठिन हो जाएगा। और इस बात का क्या जवाब देंगी ममता बनर्जी कि क्या एक चीफ मिनिस्टर अपने ही देश की केंद्र सरकार की जो एनफोर्समेंट एजेंसी है, जिसका एक सूत्री कार्यक्रम बहुत ही उच्च स्तरीय भ्रष्टाचार के मामले यानी मनी लॉन्ड्रिंग यानी काले पैसे को सफेद करने के मामलों की जांच करता है, यानी और वो कोल घोटाले की जांच कर रहा है, जहां लगभग 3,000 करोड़ रुपया 2.5 से 3,000 करोड़ रुपए के बीच का मामला है। 100 रेड्स हो चुकी हैं ईडी के पास उस कोयला घोटाले को लेकर के। एक अथाह एक बहुत बड़ा भंडार है सबूतों का, और आईपैक के पास को लेकर के उसके पास पहले भी जानकारी है। तो आने वाले दिनों में ये मुझे लगता है कि ममता बनर्जी ने जो गलती की है, इसके लिए उनके लिए भारी पड़ेगी। और भट्ट साहब, अगर यही जो आज हाई कोर्ट में देखा है कि टीएमसी की याचिका को खारिज कर दिया, सुप्रीम कोर्ट गए, कैविएट दाखिल की, हमारी भी सुन ली जाए, क्या है सुनाने के लिए इनके पास? अगर सुप्रीम कोर्ट से भी ऐसा ही झटका इनको लगा और इनके खिलाफ और दूसरे तमाम अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश हो गए, जिसकी संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं किसी सेंट्रल एजेंसी के कामकाज में किसी ने दखल दिया हो। अगर वहां से भी इनको झटका लगा तो क्या सिचुएशन होगी चुनाव में, और पब्लिक में मैसेज क्या जाने वाला? सुप्रीम कोर्ट में क्या होने जा रहा है? तो
ये तो हमारे आपके लिए कमेंट करना जो है ये भी उचित नहीं होगा, लेकिन आज कलकत्ता हाई कोर्ट के जो निर्णय आए हैं, कलकत्ता हाई कोर्ट ने जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस की याचिका को रिजेक्ट किया है और जिस तरीके से जो ईडी की याचिका थी कि इस मामले में हमने सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल कर रखी है और वहां पे हमारी रिट की सुनवाई कभी भी हो सकती है, तो लिहाजा इस हमारी रिट पर जो कलकत्ता हाई कोर्ट के सामने है उस पर सुनवाई टाल दी जाए, एडजर्न कर दी जाए। तो दोनों तो ये बात ईडी की मान ली गई और तृणमूल कांग्रेस ने जो ईडी के खिलाफ अपील की थी वो खारिज हो गई। तो इससे बड़े साफ इंडिकेशन ये उभर रहे हैं कि ममता बनर्जी के पास अपने पक्ष में कोर्ट से या जुडिशियल इंटरवेंशन के जरिए राहत पाने का जो एक रास्ता उन्होंने खोजा था वो उनको हाई कोर्ट से तो मिला नहीं। तो इसी आधार पर कल सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट पहले जानेगी ना कि भाई हाई कोर्ट में क्या हुआ। तो जब हाई कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है जब सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी जाएंगी तो वो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का मूल आधार बनेगा और जब वो आधार बनेगा तो फिर आप समझ लीजिए कि ममता बनर्जी को उसमें क्या राहत मिलती है। जितनी बौखलाहट हमें दिखाई दे रही है, आपे से बाहर होना, गुस्सा दिखाना, नियम कायदे कानूनों को तोड़ना और एक ऐसी एजेंसी को ठेंगा दिखाने की कोशिश करना, धमकाने की कोशिश करना, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई के लिए बनी है और जिसने करके दिखाया है। बड़े-बड़े मगरमच्छों को उठा करके जेल में डाला है इस एजेंसी ने। पश्चिम बंगाल में क्या आपको लगता है कि ममता बनर्जी को अब दिखाई देने लगा है कि वो बहुत बड़े राजनीतिक संकट में घिरी हुई हैं? ये चुनाव लूज भी कर सकती हैं जिस तरीके क्योंकि से ममता बनर्जी घिर गई है वो करें क्या इसके अलावा। और देखिए ममता बनर्जी के पास अभी तक केवल एक संकट था जो 4 नवंबर से पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शुरू हुआ। वो पूरा प्रकरण आपको पता है कि वहां पे पिछले 60-65 दिनों में 70 दिनों में क्या हुआ। ममता 1,70,00,000 मतदाताओं को का वहां पे रीवेरिफिकेशन हो रहा है। उसके ऊपर जो है ममता बनर्जी एक के बाद रोड अटका रही है और पथ पे पथ लिखे जा रही है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। तो उनके लिए एक यही बहुत बड़ा संकट था और अब अपनी हरकतों से उन्होंने दूसरा बड़ा संकट अपने लिए खड़ा कर लिया है जो है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की ने जहां पर रेड की एक प्राइवेट कंपनी के ऑफिस में जो कि एक प्राइवेट फ्लैट में लोकेटेड है। वहां पे एक मुख्यमंत्री अपने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर के साथ पहुंच करके रेड कर रही है। तो अपने इस एक्शन को ही डिफेंड करना ममता बनर्जी के लिए बहुत कठिन होगा। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला उठेगा और सुप्रीम कोर्ट में यह भी सवाल जरूर उठेगा कि क्या भारत के आजाद स्वतंत्र भारत के इतिहास में क्या कभी कोई ऐसी घटना हुई है जहां मुख्यमंत्री ने जाके रेड मारा हो और एक एनफोर्समेंट एक एजेंसी जो केवल जिसका गठन ही भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने के लिए हुआ है उसके काम में एक मुख्यमंत्री बाधा पहुंचाए और उस एंटी करप्शन एजेंसी ने जो वहां पे फाइलें जो हार्ड डिस्क मोबाइल फोन पेन ड्राइव जो वहां पे उन्होंने वहां जब्त की थी उसको ममता बनर्जी छीन लाए। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है वो जो पवन जैन है आईपैक का मालिक क्या नाम है उसका जैन है प्रतीक जैन उसका मोबाइल फोन के लिए ममता बनर्जी बहुत परेशान थी। क्या था उस मोबाइल में भाई क्यों ले आई ममता बनर्जी। अब ये इतना बड़ा आदमी है तो वो आईफोन ही रहा होगा। अरविंद केजरीवाल का भी आईफोन ईडी के पास है लेकिन अरविंद केजरीवाल उसका पासवर्ड नहीं दे रहा है ईडी को और एप्पल ने भी नहीं दिया है और एप्पल ऐसा फोन है जो बिना पासवर्ड के कभी चालू हो ही नहीं सकता। तो अब ये सारी बातें सामने आएंगी ना और ईडी ने मांग कर ही रखी है कि इसकी सीबीआई जांच कराई जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई जांच को अगर हरी झंडी मिल गई तो क्या करेगी ममता बनर्जी। तो ममता बनर्जी ने जो मैंने आपसे भी कहा वो गलती पे गलती कर रही है।
अभी चुनाव आयोग का से जो उनको इतनी कड़ी चुनौती मिल रही है, और चुनाव आयोग केवल जो आर्टिकल 324 के अंतर्गत जो चुनाव आयोग को संविधान से अधिकार मिले हुए हैं, चुनाव आयोग को जो रोल रिवीजन का अधिकार किसी संसद द्वारा पारित अधिनियम से नहीं मिला है, सीधे संविधान से मिला है, आर्टिकल 324 से। तो जो संविधान के अंतर्गत बनी हुई संस्था, जो संविधान से प्राप्त अपने अधिकारों के अंतर्गत अपना काम कर रही थी, उसके काम में आपने इतने रोड़े अटकाए हैं और वहां भी करीब जो है 50 लाख से ऊपर वोटरों के नाम कट चुके हैं, फर्जी वोटरों के नाम कट चुके हैं। तो ममता बनर्जी के लिए अब इसमें इतने सवाल खड़े होंगे कि ये कि आपने ये जो जो वहां से जो फाइलें छीनी है, जो हार्ड डिस्क उठाई है, मोबाइल फोन उठाया है, पेन ड्राइव उठाई है, पहले लाइए उसको, पहले वो ईडी को वापस करिए। और ये मना नहीं कर सकती क्योंकि वो सारा कैमरों पर है। हाँ, वो सब कैमरे पे है। तो और आपने देखा होगा जब ममता बनर्जी ने आईपैक कंपनी के ऑफिस में जब वो घुसी और वहां से जो फाइल वगैरह वो लेके आई थी, तो वो अंत तक वो फाइल अपने हाथ में ही पकड़े रही। उन्होंने किसी को हैंडओवर नहीं किया, अपने किसी साथ में चलने वाले अपने किसी अपने पीए को या सिक्योरिटी गार्ड जो उनके आसपास सिक्योरिटी पर्सन चलते, किसी को नहीं दी। वो ऐसा क्या था जो उसको एकदम वो अपने सीने से लगाए रही। तो बहुत कठिन सवालों का सामना करना पड़ेगा कल ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट में। देखिए, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा सा झटका लगा था। वो पूर्ण बहुमत से थोड़ा सा दूर रह गई थी, हाँ, 240 सीटों पर अटक गई थी। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद से जितने 6 राज्यों में चुनाव हुए हैं, उनमें से 4 में उसकी या उनके सहयोगियों की सरकार बन चुकी है। इसके अलावा तिरुअनंतपुरम में उनका मेयर बन चुका है केरल में। जो लोकल बॉडीज के चुनाव हुए महाराष्ट्र में 288 लोकल बॉडीज के लिए, उसमें ठीक वैसे ही नतीजे रहे जैसे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में रहे। और कल नगर निगम के मतदान होने वाला है 29 नगर निगम के लिए, और कहा यह जा रहा है कि ये चुनाव नतीजे भी उसी दिशा में जाएंगे जिस दिशा में लोकल बॉडीज के चुनाव के नतीजे गए और विधानसभा के गए। वीरेन जी, अगर ये नतीजे भी यानी नगर निगम के नतीजे भी वैसे रहे जैसे लोकल बॉडीज के विधानसभा चुनाव के रहे, और लगातार भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों को कामयाबी पर कामयाबी मिलती जा रही है, तो ममता बनर्जी का ये बौखलाहट, ये असुरक्षा समझ में आती है। देखिए, महाराष्ट्र में जिस तरह की भाषा उद्धव ठाकरे, उनका बेटा जिसको छोटा पेंगुइन कहा जाता है महाराष्ट्र में, और उनका छोटा भाई राज ठाकरे जिस तरह की अभद्र भाषा बोल रहे हैं, उन्होंने जो तमिलनाडु में बीजेपी के अध्यक्ष थे प्रदेश के, जो पहले कर्नाटक कैडर के आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं, जो और जो आईआईटी के में उनका टॉप रैंक था, और जो आईआईएम लखनऊ से पढ़े हुए हैं, अन्नामलाई, उसको कोई जो है उन्होंने रसमलाई कहा राज ठाकरे ने। अब ये बहुत घटिया हरकत है, किसी भी व्यक्ति के नाम से छेड़छाड़ करना, और जो कि एक राष्ट्रीय पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष रह चुका है, और जो बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति है, और जो लुंगी खोल करके पुंगी बजाने की बात कही। लुंगी खोल कर पुंगी बजाना, तो ये सारे ये उनकी असुरक्षा की भाषा जो है, जो ये केवल उनके अंदर की असुरक्षा और उनके अंदर की हताशा को ही बता रहा है। और जब भी कोई भी दल, कोई भी नेता जब स्ट्रांग विकेट पे होता है, जब उसकी स्थिति मजबूत होती है, तो वो कभी भी असभ्य भाषा नहीं बोलता। और ये जो है, जैसे सुषमा स्वराज जी जो पहले विदेश मंत्री थी मोदी जी सरकार में, वो कहती थी कि बात कहने के 2 तरीके होते हैं, जोरदार और शोरदार। तो जिसके पास कुछ बोलने का ठोस आधार नहीं होता है, वो शोरदार बातें करता है, वो शोर मचाता है। और जिसके पास ठोस आधार है, वो आराम से अपनी बात कहेगा, कम शब्दों में कहेगा और लोग समझ जाएंगे।
तो जिस तरीके से शोरदार बातें वहां पे ठाकरे बंधु कर रहे हैं, उससे स्पष्ट है कि उनके पास अब कुछ बचा नहीं है महाराष्ट्र में। और जो उनके लिए जो और घातक बात सिद्ध हुई है कि शरद पवार और शरद पवार का भतीजा अजीत पवार, उन लोगों ने भी पूना और पिंपरी चिंचवड, जो जो वहां दो बड़े नगर निगम हैं पूना में, उनके हाथ में ला लिया है। और बीजेपी का साथ तो उनको है ही। और आप देखिए कि कहने को तो बड़ा भारी थी महाराष्ट्र विकास आघाड़ी। कहीं आपने नाम सुना है कांग्रेस का? कहीं कहीं कांग्रेस भी कहीं में है? जो 29 नगर निगम है, कहां पे आपने सुना कि कांग्रेस भी बड़ी रेस में है? तो महाराष्ट्र में जो महाविकास आघाड़ी थी, शिवसेना, उद्धव ठाकरे, कांग्रेस और शरद पवार, इन तीनों की जो पूरी जो अपनी जो कुछ भी क्रेडिबिलिटी थी, वो पूरी अब खत्म हो चुकी है। और जो नगर पालिकाओं के चुनाव के परिणाम आ चुके हैं, अभी जो आपने नंबर बताया 288 में 30-35 छोड़ करके पूरे में महायुति यानी बीजेपी शिवसेना ही बहुमत में है। तो जो चुनाव कल होने जा रहा है, ये महाराष्ट्र की राजनीति में जो ये छोटी छोटी पार्टियों ने जो गंदगी मचा रखी है। और अब तो शिवसेना जो है गंगो जमन तहजीब की पार्टी हो गई है। अब तो वो कह रहे हैं कि बंबई के 20% मुसलमान हमको वोट करेंगे। अब तो मुसलमानों की पार्टी हो गई है। ये बाला साहब ठाकरे की पार्टी नहीं है जो अयोध्या में राम मंदिर के लिए लड़ती थी। ये तो अब ये तो जो है दाऊद इब्राहिम की पार्टी हो गई है। मेरे विचार से इस चुनाव नतीजे के बाद नहीं रहेगी दाऊद इब्राहिम की पार्टी, और इन लोगों को वापस नाक रगड़नी पड़ेगी, माफी मांगनी पड़ेगी हिंदुओं से, फिर वहीं उसी ट्रैक पर लौटना पड़ेगा। वीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, और दर्शकों का भी बहुत धन्यवाद, आभार इतनी संख्या में जुटने के लिए। अगर ये चर्चा आपको अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें, इस वीडियो को शेयर करें, चैनल अभी सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।